स्वागत करते हैं आपका कर्ज का जाल पार्ट 2 में। जो हमने बताया था कि आप कर्ज के जाल से किस प्रकार बाहर निकल सकते हो। इसके खर्च कर देते हो ट्रीटमेंट के ऊपर में, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी हैसियत इतनी होती नहीं है और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लाइक 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का कोई बिल आ जाए तो हम लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इसे किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, इससे किस तरह से बच सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा खोले गए डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में आप बीमारी के स्टार्ट में ही दवाइयाँ ले लें तो आपको वो उस बड़ी स्टेज तक आप नहीं पहुँचोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के इस मेडिकल इमरजेंसी को आप मिटिगेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो फिर से हमारा वो खर्चा होगा, ये 12,000 रुपया 13,000 रुपये की है, जो तकरीबन हमें 1,000 रुपये महीने पड़ेगी। तो गाइज आजकल हम 500 से 600 रुपये महीने के हिसाब से यानी मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप इस तरह से आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें आप 3 से 4 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सबसे पहला उसमें डिडक्टेबल कितना है, यानी आपका को पेमेंट कितना उसके अंदर में। अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं और उसके अंदर आप जो है मान के चलिए 10% अपना देंगे, तो जब भी आपका ₹1,00,000 खर्च होगा तो 10% आपको देना होगा। और साथ के साथ हमें ये देखें तो उसमें किसी भी बीमारी के लिए कितना पैसा मुहैया कराया जाएगा। लाइक पूरा पैसा आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक लिमिटेड पैसा उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ के अंदर में छोटी बीमारी के लिए वो एक लिमिट रखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैं डेंटल ट्रीटमेंट कभी कभी इंक्लूड नहीं होता और इंक्लूड भी होता है तो उसमें RCT की लिमिट सिर्फ 3,500 रुपये तक होती है या 4,000 रुपये तक होती है। मान के चलिए आजकल आपका 3,500 या 4,000 में RCT नहीं हो पा रहा है किसी अच्छे अस्पताल के अंदर में तो या किसी अच्छे डेंटल सर्जन के पास में, तो आपको इसके लिए ये देखना है कि आप अपना जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर डेंटल पॉलिसीज़ क्या है। इसके लिए आप किसी अच्छे फाइनेंस एडवाइज़र इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिल सकते हैं और जब भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे आपकी पॉलिसी के तो आपको तुरंत साइन नहीं करने हैं। सबसे पहले जाके उन सब चीज़ों को पढ़ना है। उनसे कहिए कि आप अगर आप हिंदी में पढ़े लिखे हैं तो आप हिंदी में जा करके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें पूरा और उनसे पूछें कि जो इसमें डिडक्टिबल्स कितना है और कहाँ पर मेंशन है। जब यहाँ पे मेंशन हो उस लाइन को ढंग से पढ़ें। अगर आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से जैसे कि किसी टीचर से या किसी दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जा करके सलाह ले सकते हैं। दूसरा, 500-600 रुपये में जब हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस 1,00,000 रुपये का कवर देती है तो हम सोचते हैं कि अगर इस साल हम बीमार नहीं हुए तो हमारा पैसा वेस्ट जाएगा, जो तकरीबन 6,000 से 7,000 रुपये है। तो गाइस परेशानी कभी कह कर नहीं आती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या हम उस परेशानी के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपये का अगर खर्चा आ जाए और उसके हम 6,000 रुपये सालाना से उसको मिटिगेट कर सकते हैं, जो कि हमें 500 रुपये महीने यानी कि तकरीबन अपनी एक दिन की कमाई उसके अंदर में खर्च करनी है। तो ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है जहाँ पर हम अपना सारा पैसा लगा देते हैं और इस पैसे को हम मिटिगेट भी नहीं कर सकते, इससे बच भी नहीं सकते इस खर्चे से, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है या हमारे किसी अपने परिवारजन की या अपने प्रियजन की जो है ज़िंदगी यहाँ पर दांव पर लगी होती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें ताकि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकें या फिर कहीं अच्छी जगह पे इलाज करा सकें। दूसरे छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप किसी लोकल डॉक्टर पे या अपने नज़दीकी किसी स्वास्थ्य क्लिनिक पे जाकर भी अपना इलाज करा सकते हैं और बीमारी को बढ़ने से रोकें। जो पहली स्थिति है वहीं पे जाकर उस बीमारी को रोक देंगे तो आपका बहुत ही कम पैसे में, कुछ मैं कहूँ तो 200 से 500 रुपये के बीच में आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे आपके आगे होने वाली बीमारियां वो भी बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे दूसरी बात पे दूसरा पॉइंट था हमारा कि जब घर में कोई शादी हो बेटी की या बेटे की शादी हम करते हैं तो उसमें मोस्टली हम अपना सारा पैसा लगा देते हैं। तो इससे हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। इससे आप मैनेज कैसे कर सकते हैं इसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान करें। जिस दिन से आपका बेटा या बेटी हुई है तो आप 500 से 1,000 रुपये महीने की बचत करके उन्हें अलग अलग उपक्रम में लगा करके आप अपना वो पैसा जब वो बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई या उसकी शादी के लिए जोड़ सकते हैं। तो इसके सबसे 3 अच्छे जगह हैं। पहला है सरकारी उपक्रम है, जैसे कि आपका डाकखाने में बचत योजना के तहत बैंक में RD या FD करके, क्योंकि आप 1,000 रुपये की FD नहीं कर सकते हो तो वो FD की जगह पे आप रेगुलर डिपॉजिट यानी कि मंथली रेगुलर डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें आप 1,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना कर सकते हो। और मेरी सलाह ये है कि आप इन सब में ना करके सबसे पहले आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। या अगर आप यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको फिक्स पैसा मिले, आपका कैपिटल ना डूबे
और आपका पैसा भी अच्छा बढ़ता रहे। तो यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड हैं। इसके लिए हम पूरी बात करेंगे, एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे म्यूचुअल फंड की, आपको समझाएंगे कि आपको कहाँ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम रिस्क कम लेंगे तो पैसा भी कम बढ़ेगा। और मार्केट, ये जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सारे मार्केट इसके अंडर आते हैं। तो प्लीज़ जब भी इन्वेस्ट करें अपने ब्रोकर से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही उसमें जाके इन्वेस्ट करें। तो मैं म्यूचुअल फंड्स की इतना तरफदारी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे 1000 रुपये महीने लगाकर, और जब आप 10 से 15 साल तक आप कमाएं और 15 साल तक आपके पैसे जो है, अगर 1 साल की बात करें तो 12,000 रुपये जाएंगे और आपके 15 साल में 1,80,000 रुपये आप उस म्यूचुअल फंड में डालेंगे। अगर हम एक प्योर इक्विटी फंड की बात करें जिसमें थोड़ा रिस्क है और एक रिस्की फंड के अंदर आप लगाते हैं, तो वहाँ पे गेन भी आपका लगभग 20% या 25% के हिसाब से होगा। यानी कि आप 25 साल की 20 साल या 25 साल के बाद जब वो पैसा निकालेंगे, 15 साल तक पैसा जमा करने के बाद, तो आपको एक बैंक या आरडी से वो लगभग 2 गुना या 3 गुना भी मिल सकता है। गाइस, मैंने कहा मिल सकता है, मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपने कहा, ये मार्केट रिस्क के अंडर आता है, तो इसमें पैसा कम भी मिल सकता है आपको। पर जैसा कि हमारे पीछे पुराने म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा है और हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उसमें। तो इस तरह से आप अपनी शादी, ना सिर्फ शादी कर सकते हैं अपने घर परिवार में अपने प्रियजन की, बल्कि आप अपने लिए कुछ पैसे भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि बिजनेस में हम एक साथ पैसा लगा देते हैं, छोटे जगह पर, छोटे गांव में या छोटे कस्बे या शहर के अंदर में हमने अपना बिजनेस खोला, इसमें काफ़ी पैसा लगा दिया, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो वो पैसा डूब गया। तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आप मार्केट टेस्ट करिए कि मान चलिए कि अगर मैं किसी रूरल एरिया के अंदर या किसी ग्रामीण एरिया के अंदर मैं दुकान खोलता हूँ, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सस्ते प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी और अच्छे प्रोडक्ट्स की जो कि काफ़ी किफ़ायती हो और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल हो, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं वहाँ कपड़ों की भी बात करूँ तो वहाँ पे लोग ब्रांड को लेकर इतने ऑब्वियस नहीं है, उनको चाहिए एक अच्छा मजबूत और एक कपड़ा जो पहनने में अच्छा लगे और लंबे समय तक चले। तो इस तरह के बिजनेस आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं मार्केट टेस्ट करिए, मार्केट में जाकर देखिए कि क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, किस चीज़ में वहाँ पे ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट में डिमांड होती है तभी आप उसमें जाकर सप्लाई करके और वो पैसे कमा सकते हैं। तो मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, इस पर फोकस करें। और दूसरा, जिस चीज़ का बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले उस बिजनेस में किसी के यहाँ काम करिए और उस बिजनेस को सीखिए कि वो बिजनेस होता कैसे है। 3 से 6 महीने में आप उस बिजनेस का अनुभव पा लेंगे और अपनी दुकान खोल लेंगे या अपना बिजनेस ओपन कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छा है। इस तरह आप मिटिगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को के अंदर आने वाली रिस्क को। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि आपका रिजर्व नहीं, क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम है इसलिए रिजर्व नहीं हो पा रहा है, या फिर हम जब भी वो पैसा होता है मेडिकल इमरजेंसीज में चला गया या और चीज़ों में चला गया। तो मैंने आपको बताया कैसे बच सकते हैं। जब आप बच जाएंगे तो आपका थोड़ा सा रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे बचत आप करिए, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी बचत करें। आपको 10,000 रुपये की, अगर आपकी 10 से 15,000 की आमदनी है, तो आप इसमें 50, 30 या 20 का रूल लगा सकते हैं। हमने इससे बात की 50% पैसा, 50 का मतलब है 50% आपका पैसा जो है आपका डेली एक्सपेंसेस, यानी कि अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए आप खर्च करें। जैसे कि आपको अपने घर में राशन चाहिए, खाने पीने की चीज़ ज़रूरतें हैं, वो सब हैं, उनसे आप करिए। 30% पैसा आपको, मान चलिए आप 100 रुपये कमाते हैं, तो उसमें 30 रुपये आपको हर हाल में बचत करके किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या किसी अच्छी जगह पे आपको सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप अपने ना सिर्फ अपनी बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी तक की आप जो है परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी। तीसरा हमने बात की थी कि आप अपना 20% जो पैसा हो इमरजेंसी फंड के लिए रखें, ताकि घर में कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे से अपने इमरजेंसीज को आप पूरा कर सकें। साथ ही आप उसे बैंक में कहीं अपने आरडी या एफडी में ना रख करके सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जहाँ आपको ब्याज थोड़ी कम मिलेगी लेकिन पैसा आपका बढ़ता भी रहेगा और जब भी आपको जरूरत होगी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि पैसा बचाना कैसे, इन्वेस्ट कैसे करना है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। अगर हम, और इसका सबसे बड़ी वजह है कि हम इसके बारे में जानते नहीं हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें 2 से 3 चीज़ें हम जानते हैं कि हम बैंक में, डाकखाने में अपना पैसा रख सकते हैं, या फिर हम अपना पैसा जो है किसी जमीन जायदाद या किसी प्रॉपर्टी में लगा करके उसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें हम और क्या, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरत होती है हमें अपनी इनकम कितनी है ये पता करने की, दूसरा बजट, और तीसरा हमें उससे क्या क्या लेना है, तो उस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो मान चलिए कि मेरा जो है सालाना इनकम करीब 2 लाख रुपए का, यानी कि 15,000 रुपये महीने मैं कमाता हूँ और 1,80,000 रुपये में कोई साल के मिलते हैं, 20,000 रुपये का बोनस है।
तो 2 लाख रुपए साल के कमाता हूँ, तो इसमें से 1 लाख रुपए मुझे अपने डेली खर्च के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे मेरे परिवार इससे कम में गुजारा नहीं कर सकता है। अब 30% का इन्वेस्टमेंट रूल है, 60,000 रुपये है, उसको हम एक जगह पे ना लगा करके मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा पैसा हम डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, थोड़ा पैसा हम एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि अगर हमारी उम्र कम है तो हम रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय तक वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उसमें। और गाइस म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो हमारी आगे वाली आने वाली ज़रूरतें क्या है, मान के चलिए मैंने 10 साल बाद या 15 साल बाद मुझे एक घर की ज़रूरत होगी, जिसके लिए 20 से 25 लाख रुपए चाहिए। 2,000 रुपये महीने अगर मैं बचाता हूँ नॉर्मल, एक साल में 24,000 रुपये, और 10 साल में करीब 2,40,000 रुपये में जमा कर पाऊंगा, और 15 साल में करीब 3,60,000 रुपये जमा होंगे। लेकिन अगर यही मैं सिप के थ्रू आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा नहीं जाना है, आपके लिए एक फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड में, जो बहुत कम चार्जेस पे आपके लिए आपके यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता है, और इसमें आपका कैपिटल काफ़ी हद तक प्रिजर्व भी रहता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ दोहराऊंगा कि ये मार्केट इसके अंडर है, हो सकता है रिटर्न अच्छा ना मिले, हो सकता है चीज़ें ना हो, तो इसलिए आपको बार बार अपना म्यूचुअल फंड चेक करते रहना है। जहाँ आपको लगे कि आपको म्यूचुअल फंड में काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, या फिर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, या इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको स्विच कर जाना है दूसरे में। इसलिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी बैंक्स में वगैरह में आप जाएंगे तो आपको मुफ्त में काफ़ी सलाह दे सकते हैं। सबसे लास्ट वाला, जैसा हमने पहले बताया, इसके अकॉर्डिंगली लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं, हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, शेयर बाजार में हम पैसे लगा के कैसे कमा सकते हैं, डेट के लिए और भी क्या तरीके हैं, जहाँ हम जैसे कि हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड की या विकास पत्र डिवेंचर्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, उन पर हमें नॉर्मल एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलती है, तो उन सब के बारे में जानकारी नहीं है। तो गाइज इसके लिए आपके हाथ में फ़ोन है, आप अपने फ़ोन को यूज़ करें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, पर्सनल फाइनेंस को लेकर, कम समय में आप कैसे अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, या क्या अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। लेकिन गाइस हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी चीज़ को देखें उससे बहुत ज़्यादा होने वाले लाभ से आप थोड़े से बच के रहें, क्योंकि एक छोटे समय में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, या फिर अगर है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए ध्यान रखें कि एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देने वाली जो है वो काफ़ी सुरक्षित है, आपका पैसा भी सेफ रहेगा। क्योंकि मार्केट में आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिससे आप 10 से 15 दिन में भी आप 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कमा सकते हो, लेकिन उसमें 10,000 रुपये पूरे डूबने का भी खतरा है। तो ऐसी स्कीमों से बचें, क्योंकि आपकी इनकम बहुत कम है, आपने 10,000 रुपये भी पूरे 2 से 3 महीने में जाके बचाए होंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप पूरे सोच विचार के अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के तब इसमें इन्वेस्ट करें। तो गाइज ये तो हमारे नॉर्मल वो ट्रैप थे, जहाँ एक छोटा सा मिडिल क्लास का बंदा है, छोटा बिजनेस करता है या फिर छोटी कोई अपनी दुकान चलाता है, वहाँ से वो पैसे बचा करके कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है और कर्ज के जाल से बच सकता है। हम आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, जहाँ हम कंपैरिजन करेंगे, आपको ऑनलाइन दिखाएंगे कि आपके 1,000 रुपये कैसे 50 से 60 लाख रुपये में बदल सकते हैं और कहाँ पे वो बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप स्टे ट्यून विद अस। अब हम बात करते हैं कि सैलरी क्लास लोगों की जो क्रेडिट कार्ड के लोन ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैंने आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। एक बिजनेसमैन ये सोचता है जब उसकी 70 से 80 लाख की एसेट होती है, तब जाके वो 10 से 15 लाख की कार लेता है। तो यहाँ पे वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता, बाकी वो पैसे की बचत करके उसे पता है कि वो बिजनेस में लगाएगा तो और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय जो 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज होता है जिसका, जो कि 40,000 से 50,000 रुपये महीने कमाता है, वो अपने ऊपर में 15 से 20 लाख की गाड़ी ले लेता है। सोचिए आप आपकी साल भर की इनकम से 3 गुना ज़्यादा आपने गाड़ी ले ली या छोटा घर ले लिया, कुछ भी ले लिया। घर के लिए हम नहीं कहेंगे, घर का हम एक कंपेरिजन देंगे कि आपको घर लेना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए। इन दोनों का एक हम कंपेरिजन देंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपने अगर आप गाड़ी ले ली, गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग असेट है, समय के साथ इसकी वैल्यू घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि आपने अगर अपने ऊपर अपने से ज़्यादा खर्चा आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा आपकी सैलरी जो है सिर्फ उस गाड़ी की ईएमआई भरने में चली जाती है। तो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप था या ईएमआई का ट्रैप था, उस पर हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो हमें इससे पहले से करना है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में है सबसे जो 3 स्टेप है। पहला है आपका बजट बनाना, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करें। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है आपका री इन्वेस्टमेंट। तो आप
इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने कहा बजट बनाया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 50-30-20 रूल बताया कि 50% आपको डेली रखना है, 30% इन्वेस्ट करना है, 20% आपको इमरजेंसी फंड रखना है। तो आपको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है थोड़ा सा। जब तक आप स्ट्रिक्ट रहेंगे इसके ऊपर, आपके पैसे बचते रहेंगे। दूसरा इन्वेस्टिंग, जिसके लिए हमने बात की, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका कैपिटल काफ़ी सेफ भी रहेगा। उसके बारे में आपको बताएंगे अगली वीडियोस में कि इक्विटी फंड्स क्या है, आपका डेट फंड्स क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है, तो टारगेट डेट क्या है, टारगेट रिस्क क्या है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर उसके बाद आप ना खुद का डिसीजन भी ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड वन था हमारा री इन्वेस्टिंग। री इन्वेस्टिंग का सिंपल मीन्स है जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आप उसे आप आगे उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है जो आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल उसको एज इट इज छोड़ दीजिए एक एफडी की तरह, और वो बहुत अच्छे रेट से बढ़ेगा और आप काफ़ी ज़्यादा उससे पैसे कमा सकते हैं। अगली बात करते हैं, हमने बात की थी ओवर एक्सपेंडिचर की। तो ओवर एक्सपेंडिचर जैसे कि हम कहें जरूरत से ज़्यादा खर्च करना। तो गाइज एक होता है कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा आज खर्च किया तो अगली बार आपकी जब भी ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी बिक जाएंगी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि आपकी इनकम, आपका पैसा बहुत कम है। हम अभी उस जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो 30 से 40 हज़ार रुपये मैक्सिमम कमाती है। आप ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज़्यादा हम हर चीज़ें ईएमआई पे ले लेते हैं और सबसे ज़्यादा ब्याज क्रेडिट कार्ड पे लगता है। तकरीबन 36% ब्याज आपका क्रेडिट कार्ड पे जाता है। तीसरी हमने बात की थी ब्रांड मेनिया की। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांड के लेकर बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं कि जी ये ब्रांड का कपड़ा, इस ब्रांड के कप जूते बहुत अच्छे हैं या हमें ये लेने चाहिए, इससे हमारी सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी। गाइस आप एक नॉर्मल ब्रांड का जूता, एक नॉर्मल लोकल ब्रांड का जूता भी पहन करके आप अच्छा कंफर्ट फील कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपने सोच को बदलने की यहाँ पे, क्योंकि आपकी इनकम बहुत कम है और हमें उस ब्रांड मेनिया से बच के रहना है। क्योंकि जो 1000 रुपये की जैकेट जिससे आपका काम चल जाएगा, जो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी और आप उसमें अच्छे लगेंगे, जरूरत नहीं है आप उसमें 10,000 रुपये की वहाँ पे एक जैकेट खरीदें, क्योंकि इस तरह से आपने एक महीने की पूरी कमाई या एक महीने का लगभग 20 से 25% कमाई का आप उसमें गंवा चुके होंगे। हमने इसके बाद बात की थी कि हम जो है अपने पीयर प्रेशर में आकर के बहुत सारी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें खर्च कर देते हैं। पीयर प्रेशर का हमने आपको बताया था कि अपने बैठने वाले अपने नज़दीकी रिश्तेदार दोस्तों के बीच जब बैठते हैं तो उनसे बचने की, उनके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। गाइस जिसका यहाँ पे कहावत दूंगा, जितना हमारा बजट है उसी हिसाब से हमें काम करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक 10,000 का कपड़ा पहन के अच्छा लगो। आप एक नॉर्मल कपड़े पहन करके वो कपड़े पहनो जिसमें आप अच्छे लगो। तो नॉर्मल कपड़े में भी आप वो 10,000 रुपये वाली फील दूसरों को करा सकते हो। आखिरी था हमारा कि डिमांड फॉर, हमारी लग्जरी के लिए बहुत डिमांड होती थी। अब डिमांड फॉर लग्जरी का मतलब मैंने आपको बताया था कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे ये कार चाहिए या वो चाहिए। तो गाइज जब आपकी इनकम कम है, सबसे पहले तो आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल लें, आप अपना पैसा बचाएं। जब वो पैसा आपको बढ़ता दिखेगा, आपकी डिमांड और अपने आप कम होने लगे, आप चाहेंगे कि पैसा और ज़्यादा बढ़े, तो आप उससे बाकी की जो चीज़ें हैं जो आपको सोसाइटी में ज़्यादा इज्जत दिलाएंगी, जैसे कि घर मकान आपका होगा अपना, वो सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप कुछ बचत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि इस डिमांड लग्जरी से आप बचें। आप नॉर्मल चीज़ों के साथ भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ों के होने से ज़्यादा जरूरी, बहुत अच्छी चीज़ आप ले लो और उसमें कर्ज जो आपके ऊपर हो जाए, उससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी मीडियम चीज़ें लेकर के और कर्ज से बचे रहें। तो गाइस ये था हमारा कर्ज के जाल से आप किस प्रकार बच सकते हैं और अब इसमें फंसे ना। इस प्रकार की चीज़ों से जानकारी के लिए हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की वीडियो कल सबसे पहले लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसे आप बचा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जो लोग कहते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड में हमें नहीं लगाना, तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं जहाँ वो पैसा बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और आपको बता दूं आजकल महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उस दर से आपकी गवर्नमेंट की स्कीमें आपका नहीं दे पाएंगे आपको रिटर्न। तो हम इसलिए हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या फिर डिवेंचर या म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड की तरफ जा सकते हैं, जो कि अलग से आपको मैं बता सकता हूँ। इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे। यही आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस, हमें जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम फाइनेंशियल प्लानिंग की अगली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप कैसे थोड़े से लंबे समय में ही सही, लेकिन आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आप कर्ज से जा से बचें और आप जीवन में अच्छा और सुखमय जीवन बिताएं। थैंक यू वेरी मच।